Okay, thank you, sir. Good evening, everybody. Yeah, good afternoon, good morning, whenever you are watching this video. Okay, so let's start our work. We are hoping that today we are able to wrap up the syllabus क्योंकि अब हमारी technically possibly this is the last class. Let's see how it pans out. तो अभी हम लोग यूनिट 5, 6, 7 और 8 हमारा टारगेट है टू कवर अप। तो मैं एक बारी लास्ट क्लास का एक बारी रिकैप कर लेता हूँ बिफोर वी मूव ऑन। तो हमने लास्ट क्लास में हमारी जो लास्ट सैटरडे 2 मई को हुई थी उसमें वी लुक्ड एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर। बेसिकली जब हम लोग कोई चीज परचेज करते हैं एज एन इंडिविजुअल कस्टमर, वी हैव अ बाइंग बिहेवियर जो आपने मार्केटिंग के और सब्जेक्ट्स में पढ़ा हुआ है। समथिंग सिमिलर द ऑर्गेनाइजेशन डज, बिकॉज वी लुक एट की ऑर्गेनाइजेशन वो आइटम या वो कंपोनेंट या वो सर्विस परचेज क्यों कर रही है, उनकी क्या अपनी परचेजिंग पैटर्न्स हैं। अब छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो यूजुअली एक एम्प्लॉय होगा, वो परचेज कोऑर्डिनेटर सॉर्ट ऑफ बन जाएगा और उसके थ्रू ही सारी रूट होंगी। जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती हैं, दे विल keep evolving the purchase mechanism. They'll have dedicated purchasing departments जिनका काम ही यही है कि सारे वेंडर्स को इवैल्यूएट करना, वेंडर्स को चेक करना, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस लेना, उनको टेंडर करना या आपके बिड्स इनवाइट करना, जो भी है दे डू दैट। एंड कंपनीज आल्सो क्रिएट अ बाइंग सेंटर जो सारी चीजों को सिंक्रोनाइज करता है। उसके हमने थोड़े बहुत एग्जांपल्स लिए थे। देन वी आल्सो लुक्ड एट some very specific elements of the buyer-seller relationship from the B2B perspective. Then we looked at how companies can acquire new customers, they can create opportunities for themselves. बट कई जगह ना अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो वी हैव टू लुक एट what products we are going to sell, who are we selling. So a little bit of market segmentation we had started. We also looked at कि B2B marketing में या B2B business में CRM की क्या वैल्यू है as compared to a typical B2C business with a retail customer like you and me. फिर हमने ये देखा हाउ अ बिजनेस कंपनी कैन सेगमेंट द मार्केट, उनको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। की हो गया कि आई एम सेलिंग टू अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। जैसे कंपनी है ZF करके, आई डोंट नो आप लोगों ने उसका नाम सुना हो कि नहीं, बट इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स व्हेन इट कम्स टू मेकिंग ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस फॉर cars and other passenger style vehicles. And globally उनके products यूज होते हैं। इवन इन इंडिया यू विल फाइंड व्हीकल्स विद ZF ट्रांसमिशंस या गियर बॉक्सेस, जो भी आप उनको कहना चाहते हैं, दे। बट ZF सिर्फ ट्रांसमिशंस बनाता है, इट डजंट मेक एनीथिंग एल्स। It doesn't make electric car, it doesn't make batteries, it doesn't make tires. So it is fixed on one particular industry, automobile, और उसमें भी passenger vehicle segment, not buses, not trucks, not ships. They are focused on industry. सम है जो रेवेन्यू पे डिपेंडेंट है, सो टैली है। टैली टिपिकली आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या एसएमईज या एमएसएमईज को टारगेट करेगा जिनको सॉफ्टवेयर की जरूरत है, क्योंकि उनके पास कोई डेडिकेटेड फाइनेंस या अकाउंट्स डिपार्टमेंट के नाम पे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं है, एक या दो होंगे, और कंप्लायंस बर्डन तो सबके पास है। सो टैली की प्राइमरी मार्केट एमएसएमई है। बड़ी कंपनीज के पास टिपिकली दे एंड अप हैविंग बिस्पोक सॉफ्टवेयर, नहीं तो उनके ईआरपीज इतने एडवांस्ड होते हैं कि वो उसके अंदर ही इंटीग्रेट हो जाता है। कुछ कंपनीज है जो कहते हैं हम एक ही ज्योग्राफी को टारगेट करेंगे, वी आर सॉर्टेड, हमारा प्रोडक्ट है उस ज्योग्राफी को सूट करता है, एनवायरनमेंट है, सप्लाई चेन है, जो भी आपके रीजन है। सो ऐसे करके हमने सेगमेंटेशन के बेसिक्स देखे थे। एंड वी लुक्ड एट वन लास्ट पॉइंट जब हम आज की क्लास में मूव करेंगे, विच इज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। मीनिंग कि अगर मैं कंपनी हूं और मैं एक प्रोडक्ट मार्केट कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ, why will the customer buy from me? क्योंकि हर चीज के लिए मेरे पास कॉम्पिटिटर्स या कंपटीशन अवेलेबल है एट डिफरेंट प्राइस पॉइंट, डिफरेंट क्वालिटी पॉइंट, डिफरेंट फीचर पॉइंट्स, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू basically is a metric that defines my relationship with the customer
और अगर मेरा उसके साथ लाइफ टाइम वैल्यू या उसके साथ मेरे को अर्निंग या रेवेन्यू उस कस्टमर से अच्छी है, मैं उस कस्टमर पे फोकस करूंगा और मैं उस कस्टमर से अपनी नई सेल्स या अपनी आई विल वांट टू डीपन माय रिलेशनशिप। ठीक है ना? तो दिस इज आवर recap of where we were in the previous class। हमने यूनिट 5 शुरू कर दिया था और आज हम इस पॉइंट से आगे जाएंगे। ठीक है, सो आई एम कमिंग टू द डॉक्यूमेंट दैट इज बीइंग शेयर्ड ऑन द स्क्रीन। सो अब हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ डू आई डिफाइन माय प्रोडक्ट एंड हाउ डू आई सेट अप माय स्ट्रेटजी टू सेल माय प्रोडक्ट इन द बिजनेस मार्केट। अब बिजनेस मार्केट में क्या होता है कि जो नीड्स है ना, वो बहुत स्पेशलाइज्ड होती हैं या बहुत यूनिक होती है। सो एज अ कंपनी आई हैव टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक एंड वेरी स्मार्ट कि मैं क्या प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मैं उसको पोजिशन कैसे कर रहा हूँ, एंड डू आई सी लॉन्ग टर्म वैल्यू इन दैट बिजनेस सेगमेंट जिसको मैं सर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि कोई एक प्रोडक्ट है जो थोड़े दिन बना और उसके बाद उसका कोई ग्रोथ नहीं है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। आई शुड नॉट बी मेकिंग कंपोनेंट्स फॉर दैट अनलेस मुझे उस कंपनी से लॉन्ग टर्म सेल्स की, दूसरे प्रोडक्ट स्ट्रीम्स में लॉन्ग टर्म सेल्स की उम्मीद है। सो आई हैव टू लुक एट, आई हैव टू बी वेरी स्मार्ट कि मैं अपने प्रोडक्ट की सेल्स कैसे करूं, एंड आई ऑल्सो हैव टू कंटिन्यू और आई हैव टू कीप अ फोकस कि मैं एडजेसेंसीज में ही जा रहा हूं। अब आपको मार्केटिंग में एडजेसेंसीज पता है ना, जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं। अब एक कंपनी है जो कार के टायर्स बनाती है, जेके टायर फॉर एग्जाम्पल, कोई ले लो आप जो आपका मन है। जेके टायर्स है, कार के टायर्स बनाती है जो आपको अपने घर के बाहर कार्स में दिखेंगे। ठीक है, अब एडजेसेंसी होगी कि जेके टायर्स स्टार्ट्स मेकिंग टायर्स फॉर बसेस। अब आप लोग कहोगे यार टायर तो टायर ही होता है, फर्क क्या है? बट आप अगर उस इंडस्ट्री में जाएंगे तो यू हैव टायर्स फॉर वेरी स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस। और वो आपको देखना तो आप थार देखिएगा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टायर्स आते हैं टू सूट डिफरेंट ट्रांसमिशन स्टाइल्स। ऑफ रोड टायर है, एक ऑफ रोड प्लस ऑन रोड टायर है, एक ऑन रोड वाले टायर है, एक एटीवी वाले टायर है, बहुत सारे वेरिएशन है। सो दिस इज एन एडजेसेंसी। मैंने एक टाइप का टायर बनाया, अब मैं दूसरे टाइप के टायर को बना रहा हूं, या जो भी मैं प्रोडक्ट्स या सॉल्यूशन ऑफर कर रहा हूं दे आर रिलेटेड टू टायर्स ओनली। अब मैं बोलूं जी जेके टायर्स है, मेरे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आउटलेट्स है ऑल अक्रॉस इंडिया, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप है, मेरा रिटेलर नेटवर्क सेटअप है, और जी कार के टायर्स की तरह लोगों को कार की बैटरीज भी चाहिए होते हैं। लेट्स कम आउट विद जेके टायर बैटरीज। को लगता है कि एडजेसेंसी में काउंट होगा? पॉसिबली, पॉसिबली नॉट। बट हम लोग टिपिकली कोशिश करते हैं कि जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम उसके आसपास का ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें। एंड स्टिकिंग विद माय जेके टायर का एग्जांपल, जेके टायर ने कोई 3-4 साल पहले एक नया प्रोडक्ट निकाला विच दे कॉल अ स्मार्ट टायर। सो यूजुअली आजकल होता है नई गाड़ियों में ना वो ऑन बोर्ड टायर प्रेशर सेंसर्स आ रहे हैं ना, बट दे आर इन द एक्सपेंसिव मॉडल्स। आपके पास नॉर्मल मॉडल, आप कहते हैं नहीं मुझे वो फीचर चाहिए, गो टू जेके। मेरे पास है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आई डिड दैट सेम लॉजिक, पेड अबाउट $1,000 per tire, yeah, $800 per tire, and 5 tires. I got this smart sensor installed। वो ऐप है, फोन पे आ जाता है, ऑन करो, 2 मिनट छोड़ दो, वो आपके टायर प्रेशर को मॉनिटर करना शुरू कर देगा। और ये रीजनेबली रियल टाइम है, मतलब एवरी 2 मिनट्स 3 मिनट्स आई थिंक इट रिफ्रेशेस। तो अब ये समझ में आता है एडजेसेंसी है। और यही चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, मिशलिन करके जो टायर कंपनी है, दे हैव अ रेंज ऑफ tire pressure monitoring devices. They have inflating devices। आप अपने कार के सिगरेट लाइटर में प्लग करो, आप अपनी कार का टायर की हवा भर लो। दे हैव पंचर रिपेयर किट्स। बट मिशलिन स्टीरियो नहीं बनाता। सो एडजेसेंसी इससे कहते हैं। पायनियर स्टीरियो बनाता है, पायनियर टायर नहीं बनाता। कहने को गाड़ी है, आप बोलोगे यार उसी प्रोडक्ट का ही तो डिफरेंट एलिमेंट है, बट there are specializations। So adjacencies become very important। So आप अगर स्क्रीन पे 3M का एग्जांपल देख रहे हैं,
CM एक कंपनी है which makes adhesives. आपको अगर याद होगा, दे स्टार्टेड लाइफ मेकिंग पोस्ट इट नोट्स, जो आप लोगों ने यूज करे होंगे. 3M वाज द इन्वेंटर ऑफ दोस पोस्ट इट नोट्स. एंड देन दे रियलाइज्ड कि अगर हमें ग्रोथ चाहिए, वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम अ कंपनी दैट मेक्स ओनली स्टिकी स्टफ adhesives टू अ कंपनी दैट ऑफर्स बॉन्डिंग सॉल्यूशंस. और धीरे धीरे करके उन्होंने इस मार्केट को इतना एक्सपैंड कर लिया है कि अब दे आर इनटू द ऑटोमोबाइल पेंट सेगमेंट, दे आर इनटू पॉलिशेस, दे आर इनटू आपकी गाड़ी पे कोई चीज चिपकी हुई है तो दे आर इनटू दैट adhesive स्टफ. दे आर इवन, जो ये एग्जांपल आपका कह रहा है, दे आर इवन हेल्पिंग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स रिप्लेस रिवेट्स इन द एयरक्राफ्ट. एंड बॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके, they also sell bonding elements to the automobile industry, to the shipbuilding industry, to the aviation industry. But keyword इसमें क्या रहा? Bonding. उन्होंने टायर नहीं बनाने शुरू करे या बैटरीज नहीं बनानी शुरू करी. दे स्टक टू बॉन्डिंग और उन्होंने बहुत सारी कंपनीज को वो बॉन्डिंग सॉल्यूशंस बेचने की कोशिश करी. अब इसमें मेरा पॉइंट ये है कि जब हम B2B मार्केटिंग करते हैं ना, आप अपने आप को समझिए आप एक कंपनी के सीईओ हैं, काफी बड़ी कंपनी है, आप उसको कितनी चीजों को देख पाएंगे. एक पॉइंट के बाद तो आप सुपरवाइज नहीं कर सकते ना. तो डेलीगेशन एंड ऑल दोस थिंग्स कम इन. मेरा वो वाला लीडरशिप और ओबी वाला एग्जांपल नहीं है इसमें. बट इसमें क्या होता है कि जब हम B2B मार्केटिंग कर रहे हैं या B2B सेल्स कर रहे हैं, एज अ सीईओ ऑफ अ कंपनी आई वुड वांट कि कोई ना मुझे एंड टू एंड सॉल्यूशन दे दे. सर, ये आपकी लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम है, ये रहा ऐप, ये रहा लॉग इन आईडी और पासवर्ड, आपको जो सामान भेजना है इसमें डालो, मेरे को केजी बता दो, मेरे को टाइप ऑफ सामान बता दो, मेरे को डिलीवरी डेट बता दो, मैं आके बाकी सब संभाल लूंगा. चाहे मैं उसके लिए 3 व्हीलर लाऊं, चाहे मैं उसके लिए एक डंप ट्रक ला उठा के लाऊं, चाहे मैं उसके लिए हेलीकॉप्टर क्रेन लाऊं, वो मेरी प्रॉब्लम है. आपने बोल दिया ये सामान है, यहां जाना है, छोड़ दो. एंड दैट इज व्हाट ए MSME, स्पेशली एन MSME विल वांट, क्योंकि उसके पास बैंडविड्थ नहीं है ये सब छोटी चीजें करने की. अब आज कोई मेरे हमारे कलीग हैं, आई वाज जस्ट स्पीकिंग टू समबडी, इज पार्ट ऑफ सम CII का चैप्टर है मेरे कॉलेज में. मैं उनसे बात कर रहा था दोपहर को, चांस की बात, ऐसी कोई बात हो रही थी हमारी. ही सेड, सर ना मुझे ना HR सॉल्यूशन चाहिए. मेरे पास जो बंदा है HR का, वो सिर्फ बेसिकली पेरोल प्रोसेसिंग करता है. मेरे ड्राइवर्स को कितनी सैलरी मिली, उन्होंने कितना डिस्टेंस रन करा, उनकी क्या सैलरी है, किसने कितनी छुट्टियां ली, बेसिक्स कर रहा है. मुझे इससे ज्यादा कोई चाहिए. सो अगर देर इज अ वेबसाइट और देर इज अ सर्विस प्रोवाइडर हु सेज, लुक आई विल ऑटोमेट योर पेरोल, मुझे इंटीग्रेट करने दो अपने सॉफ्टवेयर में, आप खत्म बात, बाकी मैं सब संभाल लूंगा. डेटा भी पे उस पर चला जाएगा. दिस इज देयर योर बैंकिंग सॉफ्टवेयर एंड अदर थिंग्स कम इन. हम एंड टू एंड चाहिए. सो सीमेंस वाला एग्जांपल भी आप देख रहे हैं. कंपनी दैट स्टार्टेड आउट मेकिंग ट्रेन्स टुडे ऑफर्स मोबिलिटी सॉल्यूशन. तो आपकी ट्रैक्स से ले लो, रेलवे लाइन ले लो, ट्रेन सेट ले लो, उसकी ऑपरेशन ले लो, उसकी मेंटेनेंस ले लो, सीमेंस आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है. एक बारी करा, 5-10 साल की छुट्टी. राइट. सो दीज आर थिंग्स दैट आई नीड टू नाउ डिफाइन कि मैं क्या बेच रहा हूं अपने अपने कस्टमर को. जो मेरा बिजनेस कस्टमर है, मैं उसको क्या बेच रहा हूं. मेरे एक नेबर है, ही सेल स्टील शीट्स. अब वो स्टील शीट मारुति को सप्लाई करते हैं. क्या वो डोर भी सप्लाई कर सकते हैं? हाँ. लेकिन मेनी ऑटोमोबाइल कंपनीज, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, आई हैव बीन वाचिंग देम, आई हैव बीन रीडिंग अबाउट देम, मेजॉरिटी ऑफ देम वांट टू स्टैम्प द पार्ट्स देमसेल्व्स. उनको लगता है कि they get better quality, they have less inventory, बस सिर्फ एक स्टैंपिंग प्रेस ही तो चाहिए. So they prefer that. So he just simply supplies raw steel sheets. एक कोई स्टील का ग्रेड होता है, मारुति ने ग्रेड स्पेसिफाई कर दिया, क्वालिटी स्पेसिफाई कर दी, उसका थिकनेस स्पेसिफाई कर दी, जो भी करते हैं साइज स्पेसिफाई कर दिया, और मेरे इस नेबर ने वो ऑर्डर लिया और उनको डिस्पैच कर दिया. सो ही इज सेलिंग यू अ वेरी बेसिक प्रोडक्ट. बट जब आप ZF ट्रांसमिशन तक चले गए, वो पूरा गियर बॉक्स
सप्लाई कर रहा है, इंजन सॉफ्टवेयर मैपिंग में भी इंटीग्रेशन सप्लाई कर रहा है, आपकी मार्केटिंग में भी वो हेल्प कर रहा है. तो इट्स प्रोवाइडिंग अ मोर डीपर सॉल्यूशन. सो इट इज ऑल अबाउट कि हमें डिसाइड करना है हम अपने B2B कस्टमर को कितनी डेप्थ पे सपोर्ट करेंगे. इज इट गोइंग टू बी एन इनिशियल सपोर्ट, जस्ट अ सेमी फिनिश्ड रॉ मटेरियल, या अ कंप्लीट प्रोडक्ट जो बस इंस्टॉल होएगा गाड़ी में लास्ट में. सो आई हैव टू डिफाइन वेयर डू आई, देन आई ऑल्सो नीड टू लुक एट कि मुझे अपने प्रोडक्ट को बेचना कैसे है. हाउ डू आई पोजिशन इट डिफरेंटली फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स. अब केवलार इज अ गुड एग्जांपल. डुपॉन्ट है. अब डुपॉन्ट आपको टेफ्लॉन आपके घर के नॉनस्टिक पैन पे भी है, ब्रिज बिल्डिंग में भी काम आता है, ऑटोमोटिव कोटिंग्स में भी काम आता है, मिलिट्री में भी काम आता है. बट द सेम प्रोडक्ट हैज डिफरेंट सेलिंग स्ट्रेटजीज टू सूट डिफरेंट B2B कस्टमर्स. ये चीज है जो हमें कंसिडर करनी है. ठीक है. Then let's look at how do I define my product market. Do I look at a core solution? Do I look at a product only solution? Do I look at a bigger solution? मैं क्या ऑफर कर रहा हूं? That is the question that I need to decide when I am focusing on my product that I'm trying to sell to my B2B customer. So ये बहुत सारे पॉइंटर्स हैं इसमें, अभी मैंने थोड़े से कैप्चर करे थे. वी कैन डिस्कस देम. ये हम सेगमेंटेशन में भी हम कर चुके हैं. आइडेंटिफाई द कोर ऑफरिंग. मैं ये करता हूँ जी. कंपनी में आस्क यू टू डीपन, सो डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग द इवेंचुअल कस्टमर इज, मैं उसके लिए प्रोडक्ट कस्टमाइज भी कर सकता हूँ. मीनिंग कि अगर इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है या इतना बड़ा मेरा कस्टमर है, तो वो कहता है मुझे कुछ और चाहिए आपसे, कोशिश करेंगे हम कि हम उसको दे पाए, बिकॉज वी वांट टू वैल्यू दैट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद दैट पर्टिकुलर एक्सक्यूज मी द कस्टमर. ठीक है ना. सो आई नीड टू डिफाइन कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या बेच रहा हूं, किसको बेच रहा हूं. देन वी कम टू मेरा प्रोडक्ट उस कंपनी के किस प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेट करता है. और ये चीज का ना एक यूनिक वेरिएंट आपने ऑब्जर्व करा होगा अगर आपने जो हमारा एग्जिस्टिंग D2C बिजनेस का सेटअप है अगर आपने उसको एग्जामिन करा है. मेजॉरिटी ऑफ द D2C providers that we have in India today, almost all of them are simply brand names. मैन्युफैक्चरर वही तीन चार है. तो उससे क्या होता है कि these manufacturers have realized कि हम कॉस्मेटिक्स तो बना, हम शेविंग क्रीम बना रहे हैं. अगर हमें बॉम्बे शेविंग कंपनी कहता है जी मुझे पिंक कलर का पैकेज चाहिए, लेट शेव कहता है मुझे ग्रीन चाहिए, जिलेट कहता है जी मुझे येलो चाहिए, मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ क्योंकि उसमें को बहुत डिफरेंस नहीं है. एंड आई मेक द सेम प्रोडक्ट. उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग आपका डिपार्टमेंट है, मुझे जो बोलोगे मैं कस्टमाइज कर दूंगा. दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट. सेकेंड वे इज दैट as my company evolves, as my product evolves, can I evolve with it? So Xerox is a good example अगर हम इसको लेना चाहें तो. So Xerox started out selling इंडस्ट्रियल साइज फोटोकॉपी मशीन, जो जी एक कॉर्पोरेट ऑफिस में या एक हेड ऑफिस में एक मशीन होगी, सेंट्रल जगह पे है, एम्प्लॉइज गए वहां पे फोटोकॉपी करी और वहां पे आ गए. सो दे स्टार्टेड सेलिंग एट एन इंडस्ट्रियल लेवल. और वो इतना एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन था कि बड़ी कंपनीज के अलावा कोई उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा. दैट वाज द इंट्रोडक्टरी फेज. एज द मार्केट ग्रू दे स्टार्टेड सेलिंग मोर एंड मोर मशीन्स. फिर वो मार्केट मच्योर होके चेंज हो गई. अब चेंज में जेरोक्स ने ऑब्जर्व करा कि हमारे पास एक सेगमेंट है MSME, जो आपके घर छोटे वाले कंपनीज हैं. दे कैन अफोर्ड अ बिग जेरोक्स मशीन. दे आर मोर हैप्पी विद वो कैनन के आते हैं ना 3-in-1 वाले प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर. और पहले आते थे फैक्स वाला भी होता था. अब तो फैक्स की चलो वो नहीं रही एज अ टेक्नोलॉजी,
बट मेरे पास एक बहुत पुरानी बात है, 2004 की बात होगी शायद, तब मैं एक प्रिंटर लाया था विच हैड 4 फीचर्स। फैक्स कभी यूज ही नहीं हुआ वो अलग बात है, बट उसमें फीचर था। So that one in the market segment, they lost out to their competition. क्योंकि उन्होंने डिसाइड करा जी हमारा बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज है, हमारे वहां पे लीज वाला बिजनेस मॉडल है, वी आर हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल। एंड दे वर नॉट हैप्पी, लेकिन उन्होंने आलस कह लो या लैक ऑफ एनर्जी कह लो, या वो लोग जल्दी से रिएक्ट नहीं कर पाए एज द मार्केट स्टार्टेड चेंजिंग। और कैनन और आपके एचपी, एप्सन, ये वाली कंपनीज ने वो छोटे होम प्रिंटर, ऑफिस प्रिंटर वाली स्पेस को खा लिया। अब बाय बात, अब फोटोकॉपिंग इज अ मैच्योर बिजनेस और उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। अब मैं जेरोक्स हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? तो जेरोक्स थॉट कि लोगों को फोटोकॉपी तो नहीं चाहिए, but they need printouts and they need document management services. So Xerox customized these machines. Canon or Sharp and other companies also followed, and they started selling these big printers जो आपको ऑफिस में मिलेंगे। सेंट्रलाइज प्रिंटर है जो आपके सिस्टम से लैन पे कनेक्टेड है, तो आपने यहाँ से कमांड दी और वो एक ही प्रिंटर पे चलेगा, आप जाके वहां से उठा लाए प्रिंट आउट उठा लिया, स्कैन करा तो उसने एक लैन फोल्डर में डाल दिया, आप वहां गए, एक्सेस करा, आपने वहां से अपना स्कैन डॉक्यूमेंट उठाया और आपका काम हो गया। दिस सेव्स इंडिविजुअल प्रिंटर्स और ऑब्वियसली कॉस्ट एफिशिएंसी एंड ऑल दैट स्टफ कम्स इन। सो जेरोक्स रियलाइज करा कि मेरे पास ना मार्केट को एडिट करने का स्कोप है, क्योंकि अब वो मार्केट मच्योर है। एंड थर्ड थिंग दैट दे डिड वाज दे रियलाइज्ड कि कस्टमर्स को फोटोकॉपी नहीं चाहिए, उनको डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज चाहिए। And Xerox deployed its printing know-how to turn that photocopier into a scanner. And they started working on providing software which started tagging, collating, आपका database बनाने शुरू कर दिया उन्होंने कंपनी डॉक्यूमेंटेशन पे। So as the industry changed from introduction, growth, maturity to decline, Xerox had to adapt its strategies to meet those unique market needs as they were arising. So ये अगर आप नहीं करेंगे एज अ कंपनी, अगर आप अपने बिजनेस को या अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी स्ट्रेटेजी को अगर आप अपने टारगेट ऑडियंस की लाइफ साइकिल से इंटीग्रेट नहीं करेंगे एज अ कंपनी, यू आर गोइंग टू स्ट्रगल। और उसमें एक गुड एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो हम ले सकते हैं जो अभी सोनी के साथ हो रहा है। 1950s, Sony started life selling consumer electronics, radios, and other small consumer stuff. By the 70s, they were selling Walkmans. आप लोगों ने शायद नहीं देखे होंगे कभी। They were basically cassette players which you could hang on your belt and play music on. लॉन्ग टाइम बैक शायद आपने देखा होगा, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं देखा होगा, आप गूगल करके देख सकते हैं। वॉकमैन इज लाइक अ वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ योर Amazon म्यूजिक या एप्पल म्यूजिक जो आपके फोन पे स्ट्रीम होता है, उसका बड़ा बेसिक फॉर्म आप उसको कह सकते हैं। एनीवे, सो दे वर मेकिंग देम एंड दे वर मेकिंग टीवीज। At one point of time, Sony was seen as a world leader in TVs. But over the past 10-15 years, सोनी का ना टीवी पे से या तो फोकस हट गया, या वो बोर हो गए, या वो कंपटीशन से लड़ते लड़ते थक गए। एंड एज टीवीज became a mature product, सोनी started finding it very difficult to survive, क्योंकि सैमसंग, एलजी या अदर जो चाइनीज कंपनीज हैं, they were offering a similar product at a significantly cheaper price. और एक पॉइंट के बाद ना कस्टमर को डिफरेंस की ना वैल्यू नहीं दिखती। मैंने पहले भी शायद एग्जांपल दिया होगा, couple of years back I went and bought a new TV। 43 इंच का टीवी लिया, वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं, मेरा बजट वाज अबाउट 40K का मेरा बजट था। मैंने ऑनलाइन ऑनलाइन ढूंढा, क्रोमा, Amazon जैसे हम लोग करते हैं। आई डिड माई रिसर्च एंड आई narrowed down to a Samsung TV which was offering me inbuilt Google TV,
inbuilt antenna, inbuilt set-top box. And all I had to do was plug in my dish wire into the TV, and nothing else is required to run that TV. It's a smart TV. YouTube भी चल रहा है, सारी apps है, सब कुछ है उसके अंदर. That was about 34 या 36 का पड़ रहा था मुझे, with Chroma discounts and all. मैं गया, मेरे को वो क्रोमा वाले एजेंट ने, सेल एजेंट ने, दो टीवीज दिखाए, एक सैमसंग और एक उसी का कंपेरेबल सोनी. सैमसंग मैंने मांगा, उसने कंपेरेबल दिखा दिया. जी सर, इसके इसकी वॉइस बेटर है. उसने दोनों टीवीज पे सेम वीडियो लगाई सेम टाइम पे, एंड आई फेल फॉर दी सोनी टीवी. उसकी आवाज अच्छी लगी मुझे. बट द पॉइंट इज, हाउ मेनी कस्टमर्स विल डू दैट? एंड आई एंडेड अप पेइंग अबाउट 6K मोर फॉर दी सोनी टीवी. मतलब प्रैक्टिकली मैंने 12-15% अपना बजट हाइक कर दिया उसके लिए. कितने लोग करेंगे ऐसे? सो जो सोनी की एडवांटेज थी, इट स्टार्टेड स्लिपिंग, एंड दे वर अनएबल टू कम अप विद अ प्रोडक्ट व्हिच वाज डूइंग फाइनेंशियली वेल. एक्सक्यूज मी. देखो, उसकी सेल भी चाहिए, उसका आपका स्ट्रक्चर भी चाहिए. एंड अब थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, इवेंचुअली जो TCL करके एक चाइनीज कंपनी है which used to supply components to Sony, they have been able to mount a successful takeover bid for Sony's TV business. So अगर मैं अपने प्रोडक्ट को, so coming back to my logic of this example, अगर मैं अपने प्रोडक्ट को ठीक तरह से स्ट्रक्चर या अपने कस्टमर्स के साथ इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं, इवेंचुअली देयर विल कम अ पॉइंट जहाँ पे मेरे को वो प्रोडक्ट सेल करना बहुत डिफिकल्ट लगेगा. एंड आई मे देन फाइंड इट चैलेंजिंग कि मैं उसको खुद सेल करूं, मैं प्रोडक्ट को बेचूं, मैं लॉस उठाऊं. बट दोज आर क्वेश्चन दैट कम अराउंड. अगर मैं अपने प्रोडक्ट को या जो मैं कंपोनेंट सप्लाई कर रहा हूं, आई एम नॉट बीइंग एबल टू इंटीग्रेट देम विद द चेंजिंग वर्ल्ड और द चेंजिंग कस्टमर सिनेरियो. अब हम ZF की ही बात कर रहे थे, जो ट्रांसमिशंस बनाती है. इट्स अ जर्मन कंपनी, वन ऑफ द वेरी बिग कंपनीज ऑफ द जर्मन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. और उनके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो ट्रांसमिशंस तो बनाते हैं, लेकिन ट्रांसमिशंस किस पे चलती है? टिपिकली पेट्रोल एंड डीजल कार्स पे. और आज की डेट में वेयर इज द इंडस्ट्री हेडेड फॉर? इट इज हेडेड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो ट्रांसमिशन रिक्वायरमेंट्स है, वो नॉर्मल गाड़ियों से डिफरेंट है. कि दे आर जस्ट सिंपली डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट सेटअप्स. तो ZF के पास अब एक एग्जिस्टेंशियल चैलेंज बन रहा है कि मैं कहाँ जाऊं. सो जो हम पहले बात कर रहे थे ना, कि आई स्टिक टू वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट और इंडस्ट्री, इट इज लाइक डबल एज स्वॉर्ड. एडवांटेज है कि आई एम एबल टू फोकस एंड बिल्ड माय ब्रांड नेम. बट अगर जो कंपोनेंट मैं सप्लाई कर रहा हूँ, अगर उसकी डिमांड ही डिक्लाइन कर रही है, तो मैं क्या करूंगा? It is something similar. Another German company is facing a similar problem, which is a company called Bosch. Bosch ने भी अपनी पूरी जिंदगी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम्स बनाए हैं फॉर, अगेन, पेट्रोल एंड डीजल कार. इंजेक्टर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम्स हो गए, स्पार्क प्लग्स हो गए. बट इलेक्ट्रिक कार्स में तो इन किसी भी चीज की जरूरत नहीं है. बट Bosch has been able to change its business by shifting to commercial vehicles. They have been able to survive better than ZF, क्योंकि वो शिफ्ट कर पाए. ZF उस फ्रीक्वेंसी पे या उस स्पीड पे आपकी कमर्शियल व्हीकल्स वाली इंडस्ट्री में नहीं जा पाया. तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि हमारा प्रोडक्ट कर क्या रहा है, हम किस पार्ट में है. बिकॉज एवरी बिजनेस हैज अ लाइफ साइकिल. अब टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की ना लाइफ साइकिल है. जी, नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, नए प्रोडक्ट्स आते हैं, कस्टमर डिमांड चेंज होनी शुरू होती है. क्योंकि इवेंचुअली अगर हम B2B सेल्स कर रहे हैं, तो B2B सेल्स आर आल्सो व्हाट वी कॉल डिराइव्ड डिमांड ना. अगर मारुति की गाड़ियां बिकेंगी, तो ही तो वो नई ट्रांसमिशन या नए इंजन या नए टायर्स की डिमांड करेगा ना. तो डिराइव्ड डिमांड है. सो इफ आई एम अनेबल टू चेंज
with the environment or with the changing customer, तो B2B वाला जो मेरा कस्टमर है वो मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? आज की डेट में पीपल वांट ग्रीन स्टफ, हाइब्रिड, more fuel economy. So companies are coming up with green tires, eco tires. और मारुति जैसी कंपनीज भी वही इको टायर्स को अपनी कार्स पे लगा रही हैं क्योंकि उसका कस्टमर वही मांग रहा है, वो कहाँ जाए? So the key word that we need to look at is how am I adapting to the world as technology changes? और इसमें सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं विंडोज का, माइक्रोसॉफ्ट एंड विंडोज। और माइक्रोसॉफ्ट ने रियलाइज करा कि ऑफिस के फीचर्स चेंज हो रहे, दो चीजों में उन्होंने चेंजेस एग्जीक्यूट करे, एक सक्सेसफुली, एक अभी चल रहा है तो अभी वी कांट कमेंट ऑन। सो एमएस ऑफिस जो उनका प्रोडक्टिविटी वाला सॉफ्टवेयर है, उस पर उन्होंने बहुत अच्छे चेंजेस इंप्लीमेंट करे। दे एडेड कोपायलट, दे एडेड एआई, एंड दे स्टार्टेड कन्विंसिंग कस्टमर कि यू बाय एमएस ऑफिस का क्लाउड, वो 365 वाला। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, एज वी आर चेंजिंग, more and more of our stuff is going on the cloud. And Microsoft realized कि अगर मैं cloud integrate कर लूं अपने इसके साथ, I can offer Office 365 as a subscription, as a cloud storage setup, and I can keep the customer hooked into my product by adding new and new features. अब ये मेरा कहाँ से आया? अभी थोड़े दिन पहले, आई थिंक 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, मैंने अपना लैपटॉप खोला और मेरे पास एक नोटिफिकेशन आती है एप्पल से। मेरा पुराना मॉडल है, अब सब कुछ पुराना है उसमें, लाइक 6 years old, 5.5 years old नाउ। मेरे पास नोटिफिकेशन आया जी कि आपका जो एमएस ऑफिस है, इट इज नो लॉन्गर सपोर्टेड बाय एप्पल, और अब हम नेक्स्ट अपग्रेड साइकिल में हमारा वो ऐप ही रिमूव हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा जी, एंड दिस इज अ पेड वर्जन, आई पेड 6K फॉर इट, and it is 2016 में पे करा था, but I paid 6K for it, the paid subscription that I have. Now I started hunting around and I started figuring out कि Microsoft ने Office 365 इतनी attractive subscriptions बना दी हैं that it makes sense to buy that. So there they have been able to go ahead with the technology life cycle, adoption life cycle that has changed. But Windows Phone में they were unsuccessful. आपको याद होगा विंडोज का फोन आया था नोकिया के साथ टाई अप में, इट वाज अ स्मार्टफोन, अर्ली 2010s की बात कर रहा हूँ, बट इट डाइड आउट बिकॉज सम और द अदर इट डिडंट क्लिक विद द कस्टमर्स। और माइक्रोसॉफ्ट के साथ दूसरी प्रॉब्लम जो अब हो रही है विच इज विंडोज। पीपल आर फाइंडिंग विंडोज वेरी कम्बरसम, क्रोम बुक्स आ गई हैं, एप्पल ने अपने सॉफ्टवेयर की बड़ी अच्छी पॉलिशिंग करके कस्टमर्स को विंडोज बेचनी, कस्टमर्स को एप्पल लैपटॉप बेचने शुरू कर दिए हैं। Huawei has started coming up with their proprietary OS. So Windows को लग रहा है यार customers तो भाग जाएंगे. But the problem with Windows is कि they are finding it very difficult to stay on track with technological changes. तो my Windows में कई parts हैं जो Windows 3 1995 में भी वैसा ही Windows था, मैंने यूज करा हुआ है। और अगर अभी मैं Windows 11 देखता हूँ तब भी उसमें वही शक्ल लगती है, पता ही लगता है 30 साल निकल गए, वो ऐसे लगता है शक्ल से। So in some places, technology adoption becomes a challenge, and in B2B market ये challenge ज्यादा amplify हो जाता है क्योंकि companies are very reluctant to do changes, क्योंकि बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर एडजस्ट करने पड़ते हैं, which is one of the challenges which companies are facing as they deploy AI in their operations. So AI सबको लगता है जी इट्स अ मैजिक बुलेट, हमारा सडनली कॉस्ट विल डिसअपियर। बट अभी कल परसों का ही मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा था, डेल है या कोई और सम बिग शॉट कंपनी, वन ऑफ द फॉर्च्यून 500 वाली कंपनी, दो कंपनी थी, उनके सीईओज की इंटरव्यूज थी वेयर दे आर सेइंग कि हमारी एआई डिप्लॉयमेंट कॉस्ट तो बढ़ती जा रही है, कभी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बढ़ जाती है, कभी हमारा हार्डवेयर कंप्लायंट नहीं है, कभी हमारा कोई सॉफ्टवेयर कंप्लायंट नहीं है। सो उनको वो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन लाइफ साइकिल में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। एंड यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल जो एंथ्रोपिक, जो क्लॉड के ओनर है, या चैट जीपीटी है, द चैलेंजेस दे आर फेसिंग व्हाइल दे आर ट्राइंग टू सेल देयर प्रोडक्ट
or their service in that sense to the US armed forces. वो चाहते हैं कुछ और, ये लोग दे नहीं पा रहे हैं, एंड देयर इज अ बिग मिसमैच दैट्स गोइंग ऑन. सो B2B में भी ये आपका चैलेंज है. एक अभी लास्ट वीक की एडवाइजरी आई है इंडियन IT मिनिस्ट्री से, शायद अगर मुझे याद है तो, वेयर दे आर सेइंग कि एंथ्रोपिक का कोई मॉडल है, मोने या कुछ करके एक मॉडल है, उसको प्लीज बैंकिंग सेक्टर में डिप्लॉय मत कीजिए. इट इज लीडिंग टू फाइनेंशियल डेटा फिडेलिटी इश्यूज जो बैंकिंग सेक्टर में आप अफोर्ड नहीं कर सकते. तो B2B में टेक्नोलॉजिकली अडॉप्शन की जो ये एग्जांपल है, ये आपको बहुत सारी वेरिएशन मिलेगी. सेल्स फोर्स इज अ गुड एग्जांपल कि उसने सॉफ्टवेयर से आउटसोर्सिंग सर्विसेज से दे टर्न्ड इनटू अ CRM giant. They are helping you with your call center operations, they're helping you with customer management, they're helping you with lots of things as a company. And they have been able to grow because they have been able to keep pace with the demands of the customer. And उसके साथ साथ उनको वो benefit मिल रहा है. Then we come to अब how do I understand the technology adoption life cycle? First, I need to understand it. क्या है? आई नीड टू प्रेडिक्ट कि कितने दिन या कितने साल में वो टेक्नोलॉजी मैच्योर होगी, यूजर फ्रेंडली होएगी, यूजेबल होएगी जाके, और मेरे पास कितना उसमें उसकी कितनी लाइफ टाइम वैल्यू है. देखो, अगर मैं प्रोडक्ट कस्टमाइज कर रहा हूँ तो मुझे पता तो हो ना कि उसमें मेरे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, सेल होगी कि नहीं, वैल्यू है कि नहीं उसमें, मैं तभी तो मेहनत करूंगा ना. आई नीड टू अंडरस्टैंड दी टेक्नोलॉजी, need to understand how it can be deployed. I need to understand how it can be adapted. And I then need to figure out कि मैं उसको मॉनिटरी सक्सेसफुल कैसे बनाऊं. प्राइसिंग हो गई, आपकी डिप्लॉयमेंट साइकिल हो गई. आई मे नीड चीपर लेबर फोर्स टू हेल्प मी. आई मे हैव टू टेलर मेक माय मार्केटिंग स्ट्रेटजीज. अब टिपिकली जैसे आपने ऑब्जर्व करा होगा, जो ये नए वाले कार मैन्युफैक्चरर्स है, महिंद्रा के अच्छी वाली जो एक्सपेंसिव वाली कार्स है, आपका टेस्ला है या आपके ये MG है, जो भी ये नए वाले ग्रुप है, दे आर पायनियरिंग दिस ओवर OTA अपडेट्स. तो अपडेट देते हैं, कार में नए फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं. BMW एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वाज एक्सपेरिमेंटिंग विद पे वॉल फीचर्स. गाड़ी में फीचर डाल दिया, बट उसको अनलॉक तभी होगा जब आप एक सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे. सो everybody's trying different steps to sell their product. अब OTA अपडेट MG या महिंद्रा के एक्सपेंसिव वाली कार में तो समझ में आता है, बट आपको मारुति में कम दिखेगा, बिकॉज मारुति कस्टमर इज अ डिफरेंट ग्रुप, उसकी पोजिशनिंग डिफरेंट है. सो इफ आई एम अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स दीज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जो OT अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को, मे बी मारुति इज नॉट माई क्लाइंट. Maybe Mahindra or MG or any other electric car manufacturer is my client. I may need to change how I do business. I need to look at कि जो टेक्नोलॉजी मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ वो मेरा कस्टमर चाह भी रहा है कि नहीं. एंड हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट इज बिहेविंग, और मैं उस मार्केट के बिहेवियर को अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कैसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ. दोज आर द क्वेश्चंस that I, as a B2B seller, will be asking myself as I go and hunt for new clients. Then we look at customer value proposition. How can I add value to my customer's business? And once I've added that value, how can I convince the customer to buy the product or service from me? So इसमें दो मेजर चीजें हैं कि जो मैं वैल्यू प्रोपोजिशन प्रोवाइड कर रहा हूं, एक तो वो यूनिक होनी चाहिए, दूसरा इट शुड ऑफर सम सिग्निफिकेंट मॉनेटरी बेनिफिट्स टू माय कस्टमर. सिंपली सेइंग, सर आपके एक प्रोडक्ट पे 5 रुपए बच जाएंगे जी, हजारों रुपए का प्रोडक्ट, उसमें 5 रुपए बच गए. एक पॉइंट के बाद मैं बोलूंगा नहीं यार, मुझे मुझे वैल्यू नहीं है आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस की. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज that what I'm proposing in the value proposition, it has to have some level of significance. बहुत minuscule changes को
कस्टमर्स को सेल कर पाना becomes a very challenging task. So I have to be careful कि मैं कैसे कर रहा हूँ. I could possibly provide peace of mind and reliability जो हम just in time delivery के लिए मांग रहे हैं. So I as a company can outsource my inventory fulfillment to FedEx. और हम FedEx पे क्यों जाएंगे? क्योंकि FedEx has the expertise and the experience of running seamless deliveries for the past more than 40-50 years. They do that. Then companies might provide guaranteed uptime. कि मेरा प्रोडक्ट आप इतनी देर यूज कर सकते हैं बिफोर इट नीड्स अ रिपेयर और बिफोर इट fails. So I can offer the value proposition can be in terms of a very specific type of ingredient. It can be at a very specific price point. It can also be at a very specific user proposition. कि जी ये वाला काम करना है तो मेरा प्रोडक्ट ही सबसे सूटेबल है इस पर्टिकुलर नीड या इस पर्टिकुलर चैलेंज के लिए जो एज अ कंपनी आई वांट टू सॉल्व. आई वांट टू इंप्रूव माय सप्लाई चेन. आई थिंक यूपीएस या फेडेक्स दीज वुड बी गुड एग्जांपल्स जिन कंपनीज को एक्चुअली पता है वो क्या कर रहे हैं. So I can use their support and their value proposition is their brand and their network. अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ नेटवर्क में. तो जैसे आज की डेट में क्या है कि हमारे पास बहुत सारी कंपनीज आपका ये पूरा ई कॉमर्स वाला जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट एवरीबडी मतलब अमेजोन और फ्लिपकार्ट अगर आप ले लें तो इनकी अपनी सर्विस है. AWS अमेजोन का ATS है और फ्लिपकार्ट का ई कार्ट है जी इनकी अपनी है. मिंत्रा piggybacks on e-cart services क्योंकि वो फ्लिपकार्ट का ही सिस्टर कंसर्न है. राइट. बट इन कंपनी ने रियलाइज करा कि एक पॉइंट के बाद हमारी डिलीवरी में बहुत सारी कॉस्ट है. एंड दे रियलाइज दैट स्पेशली व्हेन दे स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम tier 1 cities to tier 2 and tier 3 cities. एंड वहां पे दे रियलाइज कि अगर हम फुलफिलमेंट डिलीवरी फुलफिलमेंट हम खुद कर रहे हैं हम अपने लिए बहुत बड़ी कॉस्ट लायबिलिटी हम इंकर कर रहे हैं. एंड दिस इज द पॉइंट व्हेन द इंडियन पोस्टल सर्विस स्टेप्स इन एंड दे प्रोवाइड अ वैल्यू प्रोपोजिशन. ठीक है जी वी माइट बी स्लो बट वी हैव एन अनबीटेबल नेटवर्क. अगर मुझे tier 2 tier 3 tier 4 किसी रिमोट गांव में प्रोडक्ट पहुंचाना है अपना नथिंग बीट्स द इंडियन पोस्टल सर्विस. धीरे है लेकिन नेटवर्क तो है ना. सो आई हैव टू फिगर आउट द वैल्यू प्रोपोजिशन. अब इंडियन रेलवे है फॉर अ कोल और अ सीमेंट और अ ऑयल शिपिंग इंडस्ट्री इंडियन रेलवे से बेटर कोई है ही नहीं in terms of cost, in terms of reliability, in terms of availability, uptime, जो भी आप पैरामीटर लेना चाहो, Indian Railways is able to offer a good value proposition to its customers. और कोई भी ट्रक बेस्ड शिपिंग कंपनी इस वैल्यू प्रोपोजिशन को मैच नहीं कर पा रही. सो दे हैव अ प्रॉब्लम. अब कई हैं आई रिमेम्बर एक somebody who's been bidding for these सिटी में जो नई बसेस आ रही है ना इनके ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बिडिंग चल रही है आजकल ऑल अक्रॉस इंडिया एंड इट इज सपोज टू बी changing the face of urban transport as electric buses come in. So I was reading Delhi था या कौन सा स्टेट था मुझे याद नहीं. They were running a bid contest मतलब बिड हो रही थी. दो कंपनीज ने बिड करी थी. एक था FMI या JBM था और एक टाटा मोटर्स. Excuse me. Guys, just 1 second, please. हाँ जी सॉरी. सो उसमें दोनों के प्राइसेस सिमिलर थे. दे वर ऑफरिंग एंड टू एंड सर्विसेज बट FMI या JBM जो दूसरा वाला था टाटा के अगेंस्ट जो था दे वर ऑफरिंग अप टाइम. हमारी बस या इतनी रिलायबल है
कि वो आपके 99% समथिंग अप टाइम दे रहे थे वो। एंड इफ आई एम an organization buying buses for public transport, आई वुड वांट कि वो सारा दिन यूज होती रहे, नहीं तो फिर उनका फायदा क्या है? तो दैट कंपनी जो टाटा के अगेंस्ट थी, आप कहोगे टाटा के अगेंस्ट किसकी क्या ग्रोथ होनी थी, दे आर मार्केट लीडर्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, बट इन रियलिटी अप टाइम टुडे is a very big and very important value proposition. It can vary according to industry, it can vary according to company. I can offer a McDonald's है, McDonald's मिसेस बेक्टर से केचप के पैकेट लेता है, क्यों लेता है? मे बी दे आर एबल टू ऑफर गुड क्वालिटी, maybe they are able to offer good taste, maybe they are able to offer better delivery across the country to different McDonald's outlets. कुछ भी हो सकता है. And this is where the value proposition word comes in. जी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या मतलब है उसका? So this is something which I want you guys to keep in mind when we talk of customer value proposition. ठीक है? नेक्स्ट में चलते हैं. आप एक सेकेंड. ओके, नाउ हाउ डू आई बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग B2B ब्रांड? IBM ले लो. Nobody ever got fired for buying IBM. जैसे आप लोगों को याद होगा, हमने क्लास की शुरू में बात करी थी कि जब कंपनीज प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो परचेज कर रहा है वो भी तो एक इंसान है ना. he or she is also answerable to their company when they are indulging or engaging in the purchase of a particular component या service for their company. अब मैं मारुति हूं, मैंने ZF की ट्रांसमिशन परचेज करी, मेरे एम्प्लॉयज को पता है जी ZF अच्छी क्वालिटी है, और अगर ZF का प्रोडक्ट खराब निकला तो ऑब्वियसली वो परचेजिंग मैनेजर की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट है ना, कि जी आपने कौन सा प्रोडक्ट खरीद लिया हमारे इंग्रेडिएंट के लिए. जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था कि अगर डोमिनोज का पिज्जा खराब है या उसका टेस्ट खराब है, अमूल का चीज है जो कल्प्रिट है, लेकिन आप ब्लेम तो डोमिनोज को ही करोगे ना. जो परचेजिंग मैनेजर ने गलत डिसीजन लिया है, it becomes a mark on their performance. So IBM realized that, and IBM kept running these ads with the tagline "Nobody ever got fired for buying an IBM," meaning कि जी इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि आपकी जॉब भी सिक्योर है अगर आप IBM के प्रोडक्ट को अपनी कंपनी में परचेज कर रहे हैं. इट इज अ गुड प्रोडक्ट, इट हैज अ गुड कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन, गुड ऑन प्राइस, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है आप उसको target कर सकते हो. So how do I build a B2B brand? One is I offer a great product. Second is I can also do a bit of advertisements to the end customer. अब ये करा था, good example is IMAX and Dolby. इन दो कंपनीज ने, IMAX is a type of format which provides very good video, right? और आपको अभी भी वो मिलेंगे दिल्ली में, but they are all in the expensive theaters वाला एम्बियंस मॉल और उस टाइप की क्वालिटी पे आपको मिलेगा. बिकॉज द कस्टमर स्टार्टेड डिमांडिंग, वी वांट बेटर विजन, वी वांट अ बेटर व्यू ऑफ द मूवी और वट एवर यू वांट टू कॉल इट. एंड डॉल्बी ऑल्सो डिड द सेम थिंग. They started offering such good quality experiences and such good B2B branding that literally every movie theater उनके लिए मजबूरी हो गई डॉल्बी खरीदना. एंड डॉल्बी के सराउंड साउंड सिस्टम्स किसी भी एंगल से सस्ते नहीं है. So when I build a brand, I can do it in two ways. One, I can build it as an institutional seller. Nobody gets fired for buying an IBM. या आई कन्विंस द कस्टमर कि जो ये इंग्रेडिएंट है इतना सुपीरियर है कि वो कंपनी अपने आप वो इंग्रेडिएंट आपसे मांगने आएगी. बिकॉज दे फील कि हमारे कस्टमर को हमें खुश करना है, और अगर कस्टमर ये पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट मांग रहा है और उससे हमारी सेल बढ़ रही है, might as well get that ingredient. तो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड जब हम ना B2B ब्रांड बिल्डिंग की बात करते हैं.
इंटेल इनसाइड बिकेम अ गुड ब्रांड बड़े प्राउडली, और इंटेल ने ऐसा अपने कस्टमर के साथ बिजनेस अरेंजमेंट करा कि लैपटॉप एचपी का है, लेकिन उसमें सबसे विजिबल जगह पे इंटेल इनसाइड लिखा हुआ। बिकॉज एचपी ऑल्सो रियलाइज कि अगर मैं इंटेल का चिप दे रहा हूं तो कस्टमर उसके लिए प्राइस प्रीमियम देने को तैयार है। सो आई कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड बाय कन्विंसिंग बोथ बी टू बी एंड बी टू सी कस्टमर्स, ताकि वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करे कंपनी को एंड इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं थ्रू द कंसेप्ट ऑफ डिराइव सेल्स, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मेरी सेल दूसरी कंपनी की सेल पे डिपेंडेंट है। बट अब इसका उल्टा भी देखो। अब मैं इंटेल और एचपी लेता हूँ। एचपी है, एचपी ने इंटेल के चिप्स डाले और अपना लैपटॉप मार्केट कर दिया, ठीक है, फेयर इनफ। इंटेल ने एचपी को कस्टमर बनाया और उसको अपने चिप्स दे दिए। तो इफ एचपी मेक्स अ गुड लैपटॉप, इंटेल सेल्स मोर चिप्स, ठीक है, यहां तक क्लियर है। बट अगर इंटेल के चिप्स खराब निकलने शुरू होते हैं तो एचपी के प्रोडक्ट्स लोग खरीदना बंद कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर इंटेल का चिप है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई रिमेम्बर आई हैड स्टॉप्ड बाइंग सोनी के मोबाइल फोन्स, क्योंकि उनमें मीडिया टेक के चिप्स थे, और तब वो मीडिया टेक के चिप्स बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। दिस आई एम टॉकिंग ऑफ 2012-13। Obviously companies change, companies adapt, companies improve. 13 साल 15 साल हो गए, they have improved on their product, they have improved on their quality, branding, all those things have improved. But उस टाइम पे I stopped buying Sony phones, क्योंकि वो MediaTek के चिप्स डाल रहे थे। और वो MediaTek के चिप्स इसलिए डाल रहे थे because MediaTek was offering them a good value proposition in terms of pricing and features and all those kind of things. So it became financially viable for Sony to buy MediaTek chips, but the customers started complaining about it. And unfortunately, by the time Sony could react, their mobile phone business was anyway struggling. और उन्होंने मोबाइल हैंडसेट वाले बिजनेस से एग्जिट ही कर दिया था तब तक। सो दैट बिकम्स अ चैलेंज। सो इफ इंटेल स्क्रूज अप विद द चिप्स, एचपी विल हैव टू हंट फॉर ऑल्टरनेटिव्स। एंड हर चिप के लिए आपको अपना ओएस या लैपटॉप या बायोस, बहुत सारी चीजें जो कस्टमाइज करनी पड़ती हैं। और एक बार ही मैंने वो खर्चा उठा लिया, फिर मैं इंटेल के पास वापस क्यों आऊंगा? तो दैट इज द रिस्क इन द बी टू बी सिनारियो, कि मेरे कस्टमर को मेरे से अच्छा कुछ मिल जाए और वो मुझे छोड़ के भग जाए। तो ब्रांड बिल्डिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक अभी एक्सेंचर का आप लोगों ने देखा होगा, मैं मैकिंजी का मेरे पास कोई एग्जांपल है, बट एक्सेंचर का आप लोगों ने देखा होगा, देवर इन द न्यूज ओवर द पास्ट 6 मंथ्स कि उनके कंसल्टेंट्स ने ना गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए बिड करा। ऑस्ट्रेलिया में था और एक शायद इंडिया में था, यूएस में था। ऑस्ट्रेलिया तो मुझे गारंटी है। देयर वाज वन मोर कंट्री वेयर दे वर डिलीवरिंग देयर रिपोर्ट्स एज कंसल्टेंट्स, and in both cases they submitted AI generated reports, and the business they're charging for is millions of dollars. उनका जो चार्ज पॉइंट है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स है। $300 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है शायद उनका ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ। एंड इवेंचुअली उन्होंने क्या दिया डिलीवरी में? एआई जनरेटेड रिपोर्ट। अब उनके ब्रांड का आप सोचो क्या हाल होगा, राइट? सो आई नीड यू टू थिंक ऑफ ब्रांड बिल्डिंग इन दिस सेंस, ठीक है गाइस? एक सेकंड। हाँ जी, so we are building a strong B2B brand. ठीक है, now let's look at how to manage the customer experience. Can I? So basically ये जो customer experience है ना, this links back to providing a full scale service. So अगर मैं अपने customer को अपना FedEx वाला एग्जांपल है, तो अभी हम दो मिनट पहले ले रहे थे कि I am FedEx. I have successfully bid for a contract from Maruti. जी मैं आपके आपके वेंडर से प्रोडक्ट्स लेके आपके
फैक्ट्री पे जस्ट इन टाइम मैं डिलीवर करूंगा, एंड दे फेल। अभी हम फोर्स मेज्योर की बात नहीं कर रहे, जैसे ईरान वॉर है जी, अब मेरी शिप है वो कुवैत पोर्ट पे स्टक है, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, समझ में आ रहा है, यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, फोर्स मेज्योर। बट फोर्स मेज्योर नहीं है एंड आई स्क्रू अप, द कस्टमर विल कंप्लेन, वो रोएगा मेरी जान को। एंड दिस इज पार्ट ऑफ दैट। समटाइम्स व्हाट कंपनीज डू इज दे टेक ओवर some aspect of the business. So let's say I am a company, I am TVS, I provide, मेरा एक business vertical है where I provide repair services for companies. अब मैं जी, मेरे पास let's say मैं Apple हूँ, I don't want to set up my own stores or repair centers all the time. मैंने TVS को अपना repair business outsource कर दिया. So if I have an Apple product, I go onto the Apple website, I log in a call, and TCS takes care of all the repair. ये किसी जमाने में, अभी मतलब TCS को तो मैं ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ, यूजुअली रिलायंस डिजिटल यूज्ड टू डू दिस फॉर एप्पल। अब करते हैं कि नहीं पता नहीं, मैं बहुत सालों से गया नहीं रिपेयर कराने, थैंकफुली जरूरत नहीं पड़ी, बट 24 में मैंने कराया था, तो रिलायंस यूज टू, रिलायंस क्यू या कुछ ऐसा करके एक उनका रेस्क्यू है, हाँ रिलायंस रेस्क्यू, दे आर द वंस हु हैंडल एप्पल्स रिपेयर सेटअप। अब प्रॉब्लम ये है कि इफ रिलायंस रेस्क्यू डज अ बैड जॉब, या वो मुझे तंग करते हैं या वो मुझे परेशान करते हैं एज एन एप्पल कस्टमर, चांसेस आर मैं अगली बारी एप्पल का कोई और प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा, आई probably buy from some other vendor. So in this case, if I am unable to do customer experience management properly as an outsourced vendor, मेरी जो पेरेंट कंपनी है उसको लॉस हो रहा है. सो माई ट्रेनिंग, how I train my employees, how I manage my employees becomes very important for the brand partner to find growth और सक्सेस. तो मेरे पे ये एक्स्ट्रा चैलेंज आ जाता है कि मैं अपने ब्रांड पार्टनर की सर्विस को या प्रोडक्ट को मैं ठीक तरह से हैंडल कर रहा हूँ, नहीं तो उसका कस्टमर लॉस होगा और मेरा ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि वो चला जाएगा मुझे छोड़ के. ठीक है, देन वी कैन प्रोवाइड सर्विस augmented. I am augmenting my physical products with a service. I remember मेरे कॉलेज में लिफ्ट है, कोने की लिफ्ट है, कोने करके कोई कंपनी है, ओटिस का ही भाई है, दे प्रोवाइड अ सिमिलर सेट ऑफ सर्विसेज, एंड दीज गाइज हैव डन इज दैट दे हैव गिवन एवरी लिफ्ट अ यूनिक आईडी. तो जब भी कोई इशू होता है आप सीधा उस आईडी पे कंप्लेन करो, सो दे हैव अ कस्टमाइज्ड और अ स्पेसिफाइड सॉल्यूशन टू ऑफर यू. एक ये जो जे आप जो जॉन डीरी वाला देख रहे हैं, आई सॉ दिस एज अ डिफरेंशिएटर. अब अगर मैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हूँ, जेसीबी हूँ, आइशर हूँ, कमिंस हूँ, कोमात्सु हूँ, मैं कोई भी, एवरीबडी कम्पीट्स ऑन प्राइस, एवरीबडी कम्पीट्स ऑन फीचर्स. जी मेरा प्रोडक्ट इतना लोड उठा सकता है जी, मेरा प्रोडक्ट इतनी माइलेज देता है जी, मेरा इतनी देर अप टाइम रहता है, एवरीबडी इज एबल टू डू दैट. सो देयर वाज दिस कंपनी, अभी भी है इंडिया में भी, अब उसके प्रोडक्ट्स आपको थोड़े थोड़े काफी ज्यादा दिखने शुरू हो रहे हैं. इट्स अ कंपनी कॉल्ड सैन. इट्स अ चाइनीज कंपनी विच मेक्स दीज हैवी इक्विपमेंट, डिगर्स और आपके अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, जिसे हम लोग जेसीबी कहते हैं इंडिया में, वो वैसी चीजें, क्रेन्स और ये सब चीजें बनाते हैं. अब सैनी ने रियलाइज करा कि यार देखो, मेरी इतना ब्रांड है नहीं कि कोई जेसीबी छोड़ के मेरे पास आएगा, ठीक है ना. सो आई हैव टू ऑफर द कस्टमर something which nobody else is able to offer. And Sani, if I'm not wrong, was one of the first companies in the world to offer you a connected digger. In the sense कि उसके अंदर एक कनेक्टेड मॉड्यूल है, जो आजकल आपको अपनी नॉर्मल गाड़ियों में भी दिखने लगे. मारुति भी सुजुकी कनेक्ट बेचती है, किया का युवा है, hyundai का भी एक सिमिलर सर्विस है. आप वो जियो का वो भी ले सकते हो, कार वाला जो उनका एक मॉड्यूल आता है, अपनी कार में प्लग कर लो, टर्न्स योर कार इनटू अ स्मार्ट कार, समथिंग लाइक व्हाट फायर टीवी स्टिक डिड फॉर अ नॉर्मल टीवी. मेरे पास है, मेरा पुराना टीवी 2012 का टीवी है, बट इट्स अ स्मार्ट टीवी थैंक्स टू द Amazon Fire Stick.
सो द पॉइंट इज कि सैनी ने रियलाइज करा कि हमारा ब्रांड है नहीं. So we have to compete on better services, and they became the first ones to offer that connected equipment thing. आपको ये आजकल अब टाटा में भी दिखेगा, टाटा फ्लीट एज करके आता है इनका सॉफ्टवेयर, where you can track your fleet, you can do maintenance, you can track the consumption, GPS login है. तो ये सारी चीजें ये लोग ऑफर करते हैं. So the question becomes that can I, जब मैं सीवीपी बेच रहा हूँ अपने कस्टमर को, everybody is selling a similar product. Can I offer a better experience? Can I fulfill a pain point जो किसी और ने नहीं देखा? कमर्शियल व्हीकल में ना, ड्राइवर आपको एक व्हीकल मिस यूज कर रहा है जी, गलत तरीके से चला रहा है जी, रैश ड्राइविंग कर रहा है जी. हाउ डू आई चेक? आई हैव नो ऑप्शन. मेरे को तभी पता लगेगा जब कुछ गड़बड़ होगी. But with these kind of software, I can control the speed, I can log the device, I can log कि मेरा ट्रक कहाँ गया, I can log from a safety perspective, I can log from a consumption perspective. मेरे पास बहुत सारी ना ऑप्शंस आ जाती है. So if I can offer my customer of an add-on service जो और लोग नहीं दे पा रहे हैं, I stand to benefit from a long term business. और ये IOCL के फ्लीट कार्ड आता है, आई डोंट नो आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं. दे आर possibly the only ones that offer a credit card sort debit card sort of a setup where जो आपका ट्रक ड्राइवर है वो IOCL के पंप पे जाता है, एक कार्ड स्वाइप करता है, और उसका फ्यूल का जो एक्सपेंस है वो ऑटोमेटिकली कंपनी को डेबिट हो जाता है. नो चांस ऑफ चीटिंग, नो चांस ऑफ रॉन्ग फिलिंग, नो चांस ऑफ मिसचिफ. दिस रिड्यूसेस दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो उनके लिए ये एक बेनिफिट है. पेट्रोल प्राइस तो देखो इंडिया में रीजनेबली रेगुलेटेड, तो आप किसी भी पंप से डलाओ, प्राइस इज नियरली द सेम. बट बाय डूइंग दिस फ्लीट एज sort of service that IOCL is providing, they're able to attract fleet owners to come and coordinate with Indian Oil for their fuel and other related services. So I can create a customer value proposition in the B2B market by offering the customer a set of services जो कोई और ऑफर कर ही नहीं रहा है आज की डेट में उस पर्टिकुलर यूज कंडीशन के लिए. So I can do that. I can make my customers happy. Those are the kind of issues that I, as a company, can encounter to manage my system or my business growth effectively. मैं कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूं जो कोई और नहीं दे पा रहा है. So those are the questions. So this is where this service plus proposition comes into the scenario. Then let's look at the next aspect. How do I manage a business channel? अब चैनल मैनेजमेंट आप लोगों ने मार्केटिंग में पढ़ी हुई है, मैं उसको बहुत ज्यादा रिपीट करने के मन में नहीं हूं क्योंकि इट इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी हैव कवर्ड. बट इन द B2B इंडस्ट्री, channel management becomes a little bit more challenging and a little bit more important than it is in the B2C setup क्योंकि मेरी सेल उस चैनल से लिंक्ड है. अगर वो चैनल में ढंग से डील कर रहा हूं तो इट इज गोइंग टू बेनिफिट माय सेल्स इन अ वेरी डायरेक्ट वे. तो वो एक चीज है जहां पे मुझे चैनल मैनेजमेंट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ माय B2B बिजनेस. अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, डू आई गो और यूजुअली एक क्वेश्चन नहीं, सॉरी, यूजुअली B2B में आपका डिस्ट्रीब्यूटर लेड मॉडल है यूजुअली, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो आपको एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, एंड एज अ कंपनी आपको लगता है कि यार वो एक्सपर्टीज ना मेरे लिए वैल्यूबल है. सो आई गो विद माई डीलर सेटअप और माई डिस्ट्रीब्यूटर सेटअप. बट उसमें क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ माई डीलर नेटवर्क और हाउ माई डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल इज सेटअप, मैं उनको ना बहुत सारी पावर दे बैठ, और वो बाद में मुझे कभी कभी वो चीज तंग भी कर सकती है. सो आई हैव टू लुक एट वेरी क्लियरली कि मेरे चैनल में इंटरमीडियरीज कितने हैं, वो मुझे क्या बेनिफिट्स ऑफर कर सकते हैं,
मुझे क्या एडवांटेजेस ऑफर कर सकते हैं, एंड हाउ कैन आई मैनेज द इश्यूज इन अ वे कि मेरा प्रॉब्लम्स में मिनिमाइज कर सकूं. सो डिसाइडिंग विच चैनल पार्टनर टू टेक, deciding which channel to take could be a decision which can make or break my B2B model, by B2B business. Completely it can make or break it. तो मुझे ना उस चीज के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है कि मैं कैसे करूं, और मैं उसको ऑपरेट या मैनेज या डिलीवर उसको मैं अच्छी तरह से कैसे कर सकता हूँ. So business marketing channels are an important element of this. So we have direct versus indirect models. एक है बोइंग है. अब मैं एक एयरलाइन हूं, मैं इंडिगो हूं, मुझे एयरक्राफ्ट चाहिए, मैं एयरबस से डायरेक्टली लूंगा. आई विल नॉट बी बाइंग इट. एयरबस का कोई डीलर नहीं है जिससे जाके मैं वो प्लेन परचेज करूंगा. बट वेन इट कम्स टू अ कंपनी लाइक जॉन डीरी या आइशर है, आपका इंडिया में उसका मॉडल ऐसा है कि दे विल हैव distributors or dealers or independent retailers across the country. Think of it like a franchisee model. A franchisee model का advantage क्या है कि that it allows me to grow in the market without investing too much of money. पैसा किसी और का है, मैं तो सिर्फ अपना ब्रांड और प्रोडक्ट बेच रहा हूँ ना, और मैंने उसको एक्सक्लूसिव डीलर बना लिया, तो मेरे पास उसकी सेल पे या मेरी ब्रांडिंग पे भी मेरे पास कंट्रोल आ जाता है एक्स्ट्रा. बट फ्रेंचाइजिंग का एक ड्रॉबैक भी है कि वो अगर फ्रेंचाइजी पार्टनर बहुत बड़ा है, वो मेरे सिर पे चढ़ के तांडव करेगा एक पॉइंट के बाद. सो दोस आर द काइंड ऑफ इश्यूज जो हम ये डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट में करते हैं. एंड समटाइम्स व्हाट कंपनीज डू, व्हिच इज अ मोर प्रैक्टिकल वे, दे बिल्ड अ हाइब्रिड सिस्टम. और हाइब्रिड में क्या करते हैं, जो बड़े कस्टमर्स हैं, जो बड़े क्लाइंट्स हैं, उनके पास दे विल डिप्लॉय अ प्रॉपर सेल्स टीम. सीआरएम हो गया, कंट्रोल हो गया, मैनेजमेंट हो गई, डिलीवरी हो गई, सब चीजें दे विल डू इट डायरेक्टली, बिकॉज उनको पता है कि हम डायरेक्ट सेल्स में हमारा मॉनेटरी एंड ब्रांड बेनिफिट है. बट अगर हम एमएसएमई की बात कर रहे हैं, हर एमएसएमई के पास एक सेल्स पर्सन भेजना might be financially very prohibitive and very expensive for the company. तो वहां पे आई मे एंड अप डिप्लॉइंग ए वेबसाइट कि जी ये मेरी वेबसाइट है, आप यहाँ पे आइए, आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दीजिए, आपको ऑर्डर करना है मेरा प्रोडक्ट, आप मुझे यहाँ बताओ, आई विल मेक श्योर somebody calls you back. So I am running a push versus pull setup. उसमें मैं पुश कर रहा हूँ और दूसरी जगह मैं पुल कर रहा हूँ. आई एम पुलिंग द कस्टमर टू माई वेबसाइट, और यहाँ पे मैं सेल्स पर्सन को डिप्लॉय करके मैं पुश कर रहा हूँ कि आप मेरा प्रोडक्ट खरीदिए, या आई एम गिविंग यू बेटर सर्विस, आई एम गिविंग यू बेटर इंटीग्रेशन, जो भी हम बेटर कर पा रहे हैं, हम वो बेनिफिट्स दे रहे हैं. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मॉडल. सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. सो वी हैव लॉट्स ऑफ वैरायटी. आप ये वाली वेब स्लाइड को एक बार ही पढ़ लीजिएगा 1 मिनट के लिए. तो आपको डिफरेंट मॉडल दिखेंगे, एंड ऑब्वियसली द मोस्ट फ्लेक्सिबल वन इज द मल्टी मॉडल या मल्टी चैनल मॉडल, जहाँ पे मैं हर टाइप का प्रोडक्ट या हर टाइप का मॉडल डिप्लॉय कर रहा हूँ टू प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विसेज टू स्पेसिफिक कस्टमर. तो हम मल्टी चैनल, यूजुअली मल्टी चैनल ज्यादा यूज होता है आजकल, बिकॉज ऑफ इट्स इनहेरेंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड जो हमें बेनिफिट्स वो मॉडल प्रोवाइड कर पाता है. हम हर टाइप के कस्टमर को हर टाइप की स्पेसिफिक सर्विस या सपोर्ट हम ऑफर कर सकते हैं. दैट्स द सिंपल पार्ट. ठीक है. नाउ आई लुक एट इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स. सम कंपनीज प्रोवाइड
स्केल, सो अगर मैं मारुति, मेरा एक बहुत बड़ा कस्टमर है, आई विल यूज एन इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर जो उस पर्टिकुलर एरिया में, सो से फॉर एग्जांपल आई प्रोवाइड सर्टेन इक्विपमेंट टू अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, एक ऑटोमोबाइल में लगता है, कार, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल, सब में लगता है। लेट्स अज्यूम दैट, लेट्स से आई प्रोवाइड स्पार्क प्लग्स, सब में लगते हैं, ठीक है। सो आई विल प्रोबब्ली हैव अ डिस्ट्रीब्यूटर जो उस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को है, तो मैं प्रोबब्ली हरियाणा में उसको मैं मानेसर में बेस कर दूंगा। गुड़गांव भिवाड़ी, रेवाड़ी, टप्पूकरा, वो जो पूरी बेल्ट है मानेसर के आसपास, उस एक पर्टिकुलर एरिया में वो मेरा एक फुल सर्विस इंटरमीडियरी है जो मेरे प्रोडक्ट्स को मेरे कस्टमर्स तक पहुंचा रहा है। सॉर्ट ऑफ अ नियर कस्टमर वेयर हाउसिंग सपोर्ट जो ये इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर मुझे दे पा रहा है। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप एक बार इसको पढ़िएगा ये एक सेकंड के लिए। ठीक है, सो दे आर अ ब्रिज, दे प्रोवाइड मोर एफिशिएंसी एंड दे आर गुड एक्सटेंशंस ऑफ माय सीआरएम एंड सीवीपी जो हम डिस्कस कर रहे थे पहले, वहां पे आ जाएगा, ठीक है। देन यू हैव दिस थिंग कॉल्ड मैन्युफैक्चरर्स रिप्रेजेंटेटिव्स। सो यूजुअली ये आप लोगों ने, मैंने राज मंदिर में ऑब्जर्व करा है, सॉर्ट ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। सो आई एम अ कंपनी, लेट्स से आई एम डाबर, या मैंने ऑब्जर्व करा था इसके साथ टाइफू के साथ। सो टाइफू हैड अ टाई अप विद राज मंदिर, और उन्होंने क्या करा हुआ था कि जो चाय है, टाइफू इज अ कंपनी दैट सेल्स टी, आई डोंट नो आप लोग उसके प्रोडक्ट यूज करेंगे नहीं, बट दे डू सेल टी। एंड टाइफू के प्रोडक्ट्स राज मंदिर में, दे हैड डिप्लॉयड अ स्टाफ जिसका एक ही काम था कि राज मंदिर में जो कस्टमर आ रहा है, आप उसको टाइफो के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। एंड यू, आई हैव आल्सो सीन देम फॉर कॉस्मेटिक्स, क्योंकि क्या होता है, कॉस्मेटिक्स को बड़ा एक स्पेशलाइज सपोर्ट चाहिए होता है टू कन्विंस द कस्टमर टू बाय प्रोडक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, और वो सपोर्ट ना मेरा रिप्रेजेंटेटिव ही सबसे बेटर दे पाता है। सो बाय डिप्लॉइंग दी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन माय ओन, तो राज मंदिर में वो एम्प्लॉय काम कर रहा है, लेकिन वो है मेरा एम्प्लॉय, हिज ऑफिस जस्ट हैपेंस टू बी द राज मंदिर आउटलेट। तो उससे क्या होता है कि ये मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव्स, दे आर अ ब्रिज बिटवीन द स्टोर ओनर या रिटेलर and the company, and they can give you better feedback, they can give you more product information, customer feedback, वो सारी चीजें उनकी तरफ से एडवांटेजियस हो जाती हैं। सो दोस आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट अ मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव एज अ बिजनेस चैनल कैन हेल्प यू विद। सो एज अ कंपनी आपको इंटरेस्ट है कि चलो जी मैं उसको, आई कैन डिप्लॉय माई माई रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वो बहुत बड़ा अकाउंट है या बहुत बड़ा क्लाइंट है या उसमें बहुत सेल्स ग्रोथ है, या मुझे मार्केट अंडरस्टैंडिंग की ज्यादा जरूरत है एज कंपेयर टू अदर चैनल। सो मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव मेरा वहां पे एक बेनिफिशियल ऑप्शन बन जाता है। देखिए आप इसको एक मिनट प्लीज।
राइट? ओके, तो ये हमने देखा. ओके, लेट्स मूव ऑन. चैनल एडमिनिस्ट्रेशन. अब कभी कभी क्या होता है, चैनल्स के ना कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं. क्या होता है, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी था. आई यूज्ड टू वर्क इन अ बैंक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. बैंक की ब्रांच होती है, और उस ब्रांच का एक डेजिग्नेटेड ज्योग्राफिक एरिया होता है कि ये आपकी ब्रांच है. बट ये कोई ऐसा तो है नहीं ना कि कोई नेशनल बॉर्डर है जी, आप क्रॉस नहीं कर सकते. So what was happening was that salespersons from one branch, current account team from one branch was actually entering the territory of another branch, और वो वहां पे जाके they were doing it very successfully. और जो उस ब्रांच की सेविंग्स अकाउंट टीम थी, उनकी और उनकी लड़ाई हो रही थी. बिकॉज दे वर होपिंग कि हम क्रॉस सेल करेंगे, हम सेविंग्स अकाउंट भी देंगे, करंट अकाउंट भी देंगे, और कस्टमर हमारे पास टिक जाएगा. So different channels can have conflicts, and ये आपको सबसे बेस्ट दिखेगा when a company adopts retail, quick commerce and Amazon. तीनों जगह वो अगर सेल कर रहे हैं, डाबर ले लो, कोलगेट ले लो आप, any of these FMCG companies, they are facing channel conflict. रिटेलर कहता है जी आप ब्लिंकिट पे ज्यादा डिस्काउंट देते हो, ब्लिंकिट वाला कहता है आप रिटेलर को ज्यादा फ्रीबीज देते हो, अमेजोन वाला कहता है आप मेरे पास स्टॉकिंग नहीं करते हो ठीक तरह से. सो कस्टमर तो एक ही है ना. एंड B2B में अगर आपके पास एक डीलर है और एक वेबसाइट है, और आई एम अ कंपनी दैट ऑपरेट्स बोथ मॉडल्स, हाइब्रिड मॉडल है, मेरा डीलर भी है, वेबसाइट भी है. अब कस्टमर मेरी वेबसाइट पे आया, और मैंने उसको किसी एक डीलर को असाइन करा. कैंट करता है ये, मेरे पास मेरे घर पे कैंट का प्यूरिफायर है. तो वो क्या करता है, आप कंप्लेंट लॉग इन करो, कोई भी कंप्लेंट सर्विस जो भी आप लॉग इन करो, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर है मेरे एरिया में, वो उसी को ही असाइन करेगा. दैट इज देयर वे ऑफ ट्राइंग टू अवॉइड चैनल कॉन्फ्लिक्ट. ये तो क्या होता है, वो एक ही बिजनेस कस्टमर है, उसको टारगेट करने के लिए दो अलग अलग लोग पहुंच गए ना, तो इश्यू होता है, कस्टमर को भी पता लग जाता है, एंड देन हिज बार्गेनिंग पावर इंप्रूव्स. वो आप दोनों को आपस में लड़ा लेता है. कस्टमर को तो अच्छी डील मिल गई, बट नुकसान किसका हुआ, नुकसान हुआ कंपनी का, बिकॉज द चैनल इज कंफ्लिक्टेड. एंड आज के लिए जो नया आ रहा है, B2B ई मार्केट प्लेसेस. Amazon बिजनेस है, अलीबाबा है, आपका जेम है जो गवर्नमेंट का ई पोर्टल है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट का, वो है. लॉट्स ऑफ ऑप्शंस. B2B मार्केट प्लेसेस आज की डेट में बढ़ती जा रही है, विच केटर ओनली फॉर बिजनेस कस्टमर्स. दे डू नॉट हैव रिटेलर्स एज सच इन इट, है ना. देन यू हैव सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लायर्स के साथ इंटरेक्शन, एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स. FedEx manages cold chain logistics for Pfizer. They do it for, I remember ये लोग मीशो के साथ भी ये लोग कर रहे थे. They were also running an advertisement where they were doing end-to-end services for SMEs, MSMEs, and D2C companies. Because supply chain management is one way of expanding my business model. फिर आता है हमारा प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज. देखो, बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्राइसिंग सेम रहेगा, जो आपने मार्केटिंग में पहले भी पढ़ा हुआ है. The basic concept of pricing does not change. What changes is how we deploy the pricing as a tool for uh, customer management in a B2B setup. तो क्या होता है, कस्टमर को 5-10 रुपए से फर्क नहीं पड़ेगा. अगर एक प्रोडक्ट है, हंड्रेड ऑफ रुपीज है, थाउजेंड ऑफ रुपीज है, उसमें 5-10 रुपए से ना मुझे एज अ रिटेल कस्टमर फर्क नहीं पड़ेगा. इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड टू द टोटल परचेज प्राइस. वैल्यू पैसे की वो अलग बात है, मैं वो नहीं डिनाई कर रहा हूँ. बट अगर मैं एक 2-3 हजार रुपए का प्रोडक्ट ले रहा हूँ, अगर वो 5 रुपए सस्ता भी हो गया, तो मुझे उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ना है. लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना. बट इन अ B2B सेटअप, जहाँ पे आई एम सेलिंग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ यूनिट्स ऑन ए रेगुलर बेसिस, अगर वहां पे मैं एक एक रुपया भी बचा रहा हूं, सो इट विल ऑल एड अप डाउन द रोड. सो एज अ कंपनी,
B2B buyers are conjuice. Let us be very honest. Let's use the uh, correct term. B2B buyers are conjuice and वो literally पाई पाई बचाते हैं क्योंकि considering their volumes, that pie becomes a huge amount of money down the road as it is deployed and I'm selling thousands and lakhs of units. तो एक रुपया भी बहुत बड़ी चीज हो जाता है. So I have to be careful. So pricing becomes a challenge. We have factors that affect pricing. Cost factors, obviously. Input raw material की cost बढ़ गई जी. Hormuz war है, gas नहीं है, यूरिया का प्राइस बढ़ गया जी. I have knocked down consequence. I remember मेरे घर के पास में एक स्टोर है जो ये खाने पीने के होते हैं ना आपके तंदूरी स्नैक्स एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ. उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा तो उन्होंने एक नोटिस लगाया हुआ था. एवरी आइटम is 20 rupees more expensive than its menu price because of a gas shortage. समझ में आता है. So input cost. Then you have demand factors. Economic slowdown है जी. Luxury items या discretionary spending पे customers cut down कर रहे हैं. So वो eventually it will create a knockdown impact on my business model क्योंकि मैं उन लग्जरी या डिस्क्रिशनरी कस्टमर को ही अपना प्रोडक्ट सप्लाई करता हूँ. मेरा प्रोडक्ट ही वो है. Let's say I'm a company that supplies these cosmetics to hotels. Up there's an economic slowdown. Travel is being curtailed by tourists. तो इवेंचुअली वो होटल की स्पेंडिंग भी तो कम हो जाएगी ना. तो वो मेरे लिए इट्स अ डिमांड प्रॉब्लम. इट्स अ लॉकडाउन डिमांड प्रॉब्लम. ठीक है. डिराइव डिमांड हमारी यहाँ पे आती है. देन देयर इज मार्केट कंपटीशन. दैट इज अ वेरी मेजर इशू इन B2B इन द B2B सेगमेंट. मार्केट कंपटीशन इतना हाई है कि वो मेरे मेरे पे प्राइसिंग प्रेशर डाल रहा है. मे बी दे हैव अ बेटर प्राइसिंग मॉडल. Maybe they are using more contractual labor. Maybe they are using more automation. Maybe they are manufacturing in a country जहाँ पे tax कम है. जो भी reason हो सकता है. That those are some of the major factors. And B2B में एक और आता है कि मेरी वैल्यू चेन कितनी लंबी है. मीनिंग उसमें कितने इंटरमीडियरीज हैं. जितने ज्यादा इंटरमीडियरीज हैं उतना मेरे पे प्राइसिंग प्रेशर है क्योंकि हर इंटरमीडियरी अपना एक टुकड़ा मांगेगा और अगर मैं सबके टुकड़े ऐड करता रहूंगा तो मेरा प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बहुत बढ़ जाएगा. विच इज वाई मेनी कंपनीज आज की डेट में दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज दैट दे हैव. दे प्रेफर टू सेल डायरेक्ट टू द कस्टमर क्योंकि वो अपनी जो वैल्यू एडवांटेज है वो किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते. ऑब्वियसली इट्स अ वेस्टेज. देन प्राइसिंग इज अफेक्टेड बाय सप्लाई एंड डिमांड. ये तो हमें पता है, मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं. Then we do these ones. Value-based pricing. Total cost to the client. So ये मैंने बहुत सारे देखे आज को. आजकल companies are selling it by the hour. So uptime, usage value. So I remember मैं भी थोड़े दिन पहले ऐसी स्टडी कर रहा था कि ये जो रेंटल कार्स है आपकी इसमें दो मॉडल चलते हैं. वन इज द पर किलोमीटर मॉडल. वन इज द अनलिमिटेड मॉडल. आपकी गाड़ी है, आप रखो इसको, जहां जाना है जितना चलाना है चलाओ. बट सम ऑफ देम ऑफर, now depending on your price point, it might be more lucrative to buy a car with a fixed running cost. दिन के 100 किलोमीटर मिलेंगे जी आपको. उसके बाद एवरी किलोमीटर इज चार्ज. अनलिमिटेड वाले थोड़े से ऑब्वियसली बाय इट्स वेरी नेचर विल बी एक्सपेंसिव. समबडी विल से अच्छा मैं आपको फ्यूल इंक्लूड कर दूंगा. दूसरा कहेगा नहीं जी मैं आपको फ्यूल पे डिस्काउंट दे दूंगा. कुछ भी हो सकता है. सो आई कैन डू वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग on the total saving that I am offering to the client. Basically, it's one way of defining customer value proposition. लॉन्ग टाइम वैल्यू नहीं है. अब हम पर पेज या पर पीस या पर किलोमीटर हम आपको चार्ज कर रहे हैं और हम आपको अप टाइम की गारंटी दे रहे हैं. सो लेट्स से आई हैव अ डीजल जेनसेट इन माय कॉलेज. हमने उसका किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया. अब वो जितनी बारी नहीं चला उतनी बारी वो उसके लिए नुकसान है जो कॉन्ट्रैक्ट ओनर है क्योंकि उसको पर मिनट ऑफ अप टाइम
उसको पेमेंट मिल रही है। आई रिमेम्बर दिस वन। हाँ, आप लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा, फिर आप दिल्ली में हैं अब। दिल्ली गवर्नमेंट ने को 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, दे स्टार्टेड ऑफरिंग टू दीज प्राइवेट कंपनी टाटा पावर एंड बीएसईएल, दे सोल्ड और दे प्रोवाइडेड देम, इन लोगों को इन्होंने अलाउ कर दिया कि स्ट्रीट लाइट तुम्हारी है, यू विल इंश्योर कि स्ट्रीट लाइट जले ना जले, हमने मीटर लगा दिया, आप जितनी मीटर पे आपकी बिलिंग आएगी आप हमसे चार्ज करो। एंड उसके बाद से आप स्ट्रीट लाइट की कंप्लेंट करो, 1-2 दिन में ठीक हो जाती है। क्योंकि टाटा पावर रियलाइजेस कि जितना टाइम वो स्ट्रीट लाइट ऑफ है या आपके घर पे बिजली नहीं आ रही है, इट इज दे आर लूजिंग मनी। घर पे आप सारी लाइटें ऑफ भी करो तब भी कुछ ना कुछ, फ्रिज ही सही आपका एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो जितना मेरी एनर्जी का अप टाइम है, उतना ही तो मैं बिल कर पाऊंगा ना आपको। सो दिस इज वेयर द वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग ड्रामा कम्स इन। देन प्राइस स्किमिंग, ये आप लोगों को पता है, आई डोंट नीड टू spend too much of time on it. Penetration pricing भी आपको पता है, I've given you a couple of examples here. Jio is a good example of penetration pricing, low price में launch करते हैं और फिर उसके बाद they keep on expanding, जैसे जैसे कस्टमर हुक इन होता जाता है या उसकी स्विचिंग कॉस्ट बढ़ती जाती है, they start increasing the prices accordingly. ठीक है, आप ये 2 मिनट पढ़ लीजिए प्लीज। द वैरायटी ऑफ प्राइसिंग मॉडल्स, दे आर कॉमन टू बोथ B2B एंड B2C प्रोडक्ट्स। So some of these are common, इसमें कोई ज्यादा हमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, टेंडरिंग, B2B में टेंडरिंग बिकम्स अ चैलेंज, क्योंकि आपको टेंडर करना है, सो सूटेबल बिडिंग, यू नीड टू फिगर आउट आपका मार्जिन, यू नीड टू फिगर आउट कि कॉम्पिटिटर्स किस प्राइस पे बिड करेंगे, यू टू लुक एट हाउ कैन यू स्वीटन द डील फॉर द बिडिंग प्रोसेस। सो बहुत सारे उसमें ड्रामे। B2B में बिडिंग बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं व्हेन वी टॉक्ड ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेसेस एंड ऑल। तो मैं इसको अभी पुश ऑन कर रहा हूँ यहाँ से। कैन आई एडजस्ट प्राइसिंग फॉर लॉयल्टी एंड वॉल्यूम? यूनिवर्सिटी प्राइसिंग मिलती है, एप्पल गिव्स दैट, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप उसको क्लेम कर सकते हैं। दे हैव अ टाई अप विद एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड यूनिडेज, जो यूनिवर्सिटी लिंकेजेस उसके हैंडल करता है। और मैंने 1-2 प्रोडक्ट्स में यूनिडेज के थ्रू डिस्काउंट भी क्लेम करे हुए हैं। तो आई नो दैट दिस यूनिडेज सेटअप इज फाइनेंशियली बेनिफिशियल टू मी एज ए कस्टमर। तो ये आपका लिंकेज है, यू आर giving extra prices for volume and other benefits that I can provide to my customers. तो ये हमारा थोड़ा सा वहां पे एक ऑप्शन है प्राइस मॉडिफिकेशन। ये B2B में ज्यादा होता है B2C से, क्योंकि बाय इट्स वेरी नेचर B2B कॉन्ट्रैक्ट्स में प्राइस नेगोशिएशन becomes a important aspect, क्योंकि जो वॉल्यूम है, जिस वॉल्यूम हम हाई वॉल्यूम बिजनेस की बात कर रहे हैं, लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, तो वही हमें जो हम पहले कह रहे थे, a small amount of discount or a small amount of benefit goes a long way, क्योंकि हम बहुत क्वांटिटी में प्रोडक्ट की परचेजिंग कर रहे हैं। सो दैट इज द पॉइंट। प्राइस मॉडिफिकेशन B2B में आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका लाइफ साइकिल प्राइसिंग। दिस इज अगेन ए B2B यूनिक थिंग, जहां पे I am pricing the product for its total life cycle. जी, पहले सस्ता है,
जैसे जैसे उसकी लाइफ साइकिल बढ़ती गई, मेरी प्रोडक्ट की वो जो कॉस्टिंग है मैं उसको भी धीरे धीरे करके बढ़ाता रहूंगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट माय कस्टमर इज विलिंग टू पे, मार्केट फैक्टर्स, बहुत सारे उसमें हमारे क्लॉजेस आ जाते हैं विच आई कैन इंक्लूड in my life cycle. So, because I can also change customer behavior, Microsoft का हम Office 365 की बात कर ही रहे थे पहले ही, वही चीज यहाँ पे आ जाती। Then comes very important, last point है हमारे major topic sequence का, how do I maintain trust in a B2B business? Because trust is something that becomes very important from the B2B कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एक चीज मैंने देखी, आप लोग शायद मेरे से एग्री भी करेंगे, बी टू बी में ना, आई हैव सीन कस्टमर्स हु आर विलिंग टू पे एक्स्ट्रा मनी एज लॉन्ग एज दे गेट गुड क्वालिटी। अगर उनको अच्छी चीज मिल रही है, वो उस अच्छी चीज के लिए एक्स्ट्रा पैसा देने को काफी हद तक तैयार है, एंड दैट इज प्रिंसिपली ड्यू टू लॉयल्टी बीइंग द की डिसाइडिंग फैक्टर इन दिस सिनेरियो, कि हम हम एक ही सप्लायर से दें क्योंकि हमें उससे रिलायबिलिटी है, हम उससे खुश हैं, हमारी उससे रिलेशनशिप है, कुछ भी रीजन हो सकता है, बट दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बी टू बी स्पेस। सो बी टू बी में ट्रस्ट लूज करना या ट्रस्ट, टाइमली डिलीवरीज, प्राइस कमिटमेंट, क्वालिटी कमिटमेंट्स, these are all factors which can create problems for the B2B seller. So ये लोग इस चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं, by the very importance that this particular aspect of business has for the B2B setup. ये setup का constraint है कि ये loyalty becomes a very important factor in B2B. So communicating with the B2B customer, keeping your CRM aspects in place is very challenging. तो यहाँ पे कंपनीज की कस्टमर से इश्यूज होते हैं कि जी आपने हमारे प्रोडक्ट पे डील नहीं करा जी, आपने हमें ठीक तरह से ट्रीट नहीं करा जी, आपने हमारे चैलेंजेस को नहीं हैंडल करा, हमने कंप्लेन करी आपने हमारी सुनी नहीं। दोस काइंड ऑफ थिंग्स acquire much more importance in the B2B setup than they would do elsewhere. ये ना मतलब उसकी एक reality. So lots of stuff. How do I organize my sales efforts? How do I have industry verticals? Can I can train my sales force. I can do personal selling. I can do managing. जो हम लोग पहले कर रहे थे ना कि हम we don't want channel conflict. We can use this to avoid channel conflict. We can sales quotas and territories हम define कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके हमारे बेसिक इश्यूज हैं बी टू बी में। तो हाँ, एक चीज बी टू बी में जो आप एज अ स्टूडेंट आपको दिखेगा, विच इज द रोल ऑफ ट्रेड शोज। दे आर डिफरेंट and they are very important to the B2B business aspect की। यहाँ पे trade shows are the key way through which I can what do you say, I can reach my customer। तो ये B2B में थोड़ा सा एडवांस डिफरेंशियल है। एक बार आप ये देख लीजिए 2 मिनट के लिए।
राइट। देन B2B एडवर्टाइजिंग हम डिस्कस कर चुके हैं इस पे पहले. And how do I evaluate my marketing effort? This is just a suggestive thing. It will depend on the company, it will depend on the product. So there is no fixed aspect कि जी ऐसे ही होगा ये. But this is just an indicative list कि हम कैसे अपने efforts को, हम अपने trade efforts को हम synchronize कर सकें, ताकि हम अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस दे सकें, हम अपने एम्प्लॉयज को खुश रख सकें. And then we have a few scenarios जिनको हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं. आई थिंक वी आर रीचिंग द एंड ऑफ द क्लास एनीवेज. तो मैं नोट्स में शेयर कर दूंगा ये सिनेरियोज, आप देख लीजिएगा. सो अभी के लिए आई थिंक फ्रॉम माय साइड दिस इज द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट वी प्लान टू डू टुडे. So we will stop here for the moment. Thank you for patiently listening to the class. Thank you जो लोग recording देखेंगे उनके लिए भी thank you for patiently listening to the recording. And we'll see कि हमारी next class कब है, कैसे है, and we'll work it out with it. I think next हमारी अब revision class ही होनी चाहिए. I'm not very sure जैसा टाइम टेबल आएगा next week का, then we'll plan it accordingly. ठीक है. So thank you guys. Take care, and I will end the class here. We'll connect at a later stage. ठीक है. Thank you guys. Take care. Bye bye.